नमस्कार साथियों, ये हमारा इंडियन पॉलिटी यूट्यूब लेक्चर सीरीज का 5वां भाग है, जिसमें हम 1919 का अधिनियम विशेष रूप से समझने जा रहे हैं। इसके पूर्व हमने 1909 का अधिनियम समझा था, जिसमें हमने ये देखा कि किस प्रकार से ब्रिटिश की सरकार ने या ब्रिटेन की सरकार ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया था। अब ब्रिटेन की सरकार किस प्रकार से अपने इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को और आगे लेकर जाती है। 1909 के अधिनियम में हमने ये भी समझा था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देकर सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में लकीर खींचने का प्रयास किया था। अब 1919 के इस अधिनियम के माध्यम से हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से भारत की अन्य कम्युनिटीज को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा और सांप्रदाय के आधार पर भारत को तोड़ा जाएगा। चलिए हम समझते हैं 1919 का इस अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1909 में भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूर्ण ना कर सका, क्योंकि बेटा यही वो समय था जब भारत में बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी और इसी क्रांतिकारी गतिविधि के तहत भारतीयों के लिए प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की मांग की जा रही थी। 1909 के इस कानून से भारतीयों की स्वशासन की मांग को पूरा नहीं कर पाए, तो 1919 का कानून लाया गया। सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से उत्पन्न असंतोष, किसके आधार पर? संप्रदाय के आधार पर। जैसा कि अभी मैंने बताया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में लकीर खींची गई थी सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। भले ही सांप्रदायिक आधार पर लकीरें खींच दी गई हों, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में समझौता हो चुका था। 1916 से 17 में प्रकाशित मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट में अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए अक्षम बताया गया। जो मेसोपोटामियन रिपोर्ट तैयार हुई थी, उसमें साफ कह दिया गया था कि भारत के प्रशासन के लिए अंग्रेज जो हैं वो काबिल नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से ये वो समय था जब होम रूल लीग आंदोलन से भारतीयों में जागृति का प्रसार हो रहा था। होम रूल लीग जो आंदोलन थे, ये भारतीयों में राष्ट्रवाद की जो भावना है उसे जगा रहे थे। राष्ट्रीय चेतना तथा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग की अपेक्षा के मद्देनजर तत्कालीन भारत सचिव कौन थे बेटा? मॉन्टेग्यू। उस समय भारत सचिव के पद पर कौन आसीन था बेटा? मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की। भारत सचिव के पद पर थे बेटा कौन उस समय? मॉन्टेग्यू। इन्होंने 20 अगस्त 1917 को ये जो तमाम सारी चीजें हमने देखी हैं, इन तमाम सारी चीजों के आधार पर अंग्रेजी सरकार दबाव में थी, इसलिए भारतीयों के अनुकूल बहुत सारे नियम बनाए थे। और इन नियमों की घोषणा कब की थी बेटा? 20 अगस्त वर्ष 1917 को, जिसमें सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन या स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी। सबसे मुख्य बात क्या है बेटा 1919 के कानून की? कि पहली बार भारत को स्वतंत्र डोमिनियन देने की बात की गई। स्वतंत्र डोमिनियन देने की बात का अर्थ क्या है? कि नाम तो रहेगा किसका? अंग्रेजों का, ठीक है, लेकिन शासन कौन करेंगे? भारतीय। ये अवस्था कहलाती थी क्या की? स्वतंत्र डोमिनियन की। ठीक है, और इसकी घोषणा किसने करी थी बेटा? मॉन्टेग्यू ने। कब करी? 20 अगस्त वर्ष 1917 को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 could not fulfill the demand of self-rule of Indians. The discontent arising from the policy of voting system on communal basis, the agreement between Congress and Muslim League in 1916
द मेसोपोटामियन कमीशन रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1916-17 declaring that the British are incapable of ruling in India. The national consciousness awakened among Indians due to the Home Rule movement and the expectation of Indian cooperation in First World War, in view of which the then Secretary of India, Montagu, announced the proposed reforms of the British government on 20th August 1917, in which it was first said to provide the status of इंडिपेंडेंट डोमिनियन टू इंडियन। तो ये जो सिचुएशन बनी थी बेटा कि 1909 में विभाजित किया गया किसे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए। उसके बाद 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया, ठीक है। तो वो जो विभाजन था उसका कोई एज पर रोल नहीं बचा। होम रूल लीग ने कहना चाहिए घर घर जाकर, स्थान स्थान पर जाकर राष्ट्रीय चेतना जागृत की। तो 1909 के अधिनियम का प्रभाव ही अब समाप्त हो गया था, ठीक है। अब 1909 के अधिनियम का प्रभाव समाप्त हुआ तो भारतवासियों ने और ज्यादा प्रशासन में भागीदारी की मांग की। इसके पश्चात मॉन्टेग्यू भारत आए। भारत सचिव थे कौन? मॉन्टेग्यू। उन्होंने ये घोषणाएं कहां कर दी थी बेटा? ब्रिटेन में बैठकर। इसके बाद मॉन्टेग्यू कहां आते हैं? भारत में। और गवर्नर जनरल चैम्सफोर्ड तथा अन्य नेताओं से शिमला में विचार विमर्श किया। गवर्नर जनरल के पद पर कौन था बेटा? चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और शिमला जो है उस समय की अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, इसलिए विचार विमर्श कहां हुआ था बेटा? शिमला में। तदुपरांत जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। याद रखिएगा कब प्रकाशित हुई है ये? जुलाई 1918 में। कौन सी रिपोर्ट है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया। याद रखिएगा बेटा इस चीज के लिए कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट जो कि शिमला में इनके डिस्कशन के बाद जारी हुई थी, उसी के बाद बना था क्या? भारत शासन अधिनियम 1919। अब इस भारत शासन अधिनियम 1919 के मुख्य प्रावधान क्या हैं? प्रावधानों पर जाने से पहले, क्योंकि हमारी सीरीज बाइलिंगुअल है तो इसको इंग्लिश में भी कंप्लीट कर लेते हैं। आफ्टर दिस मॉन्टेग्यू केम टू इंडिया एंड हेल्ड डिस्कशंस with Governor General Chelmsford and other leaders in Shimla. Thereafter, Montagu-Chelmsford report was published in July 1918. On the basis of this joint report, Government of India Act 1919 was passed. अब ये जो कहना चाहिए कि कानून पास हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1919, उसके मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं? सबसे पहला प्रावधान है कि इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। याद रखिएगा अंग्रेजी सरकार इस स्थिति में दबाव में है और भारतीयों के क्रांतिकारी आंदोलनों को, उनकी एकता को किस प्रकार से तोड़ा जाए, किस प्रकार से उसे विध्वंस किया जाए, इसके लिए अंग्रेजी सरकार नतमस्तक हो चुकी है भारतीयों के सामने। इसीलिए इस अधिनियम में सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द जोड़ा गया था। कौन सा शब्द जोड़ा गया बेटा? उत्तरदायी शासन शब्द जोड़ा गया। क्या बोलते हैं? द टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज यूज्ड क्लियरली फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एक्ट। उत्तरदायी शासन या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शब्द यहां पर यूज हुआ था। फिर दूसरा प्रावधान क्या है बेटा? 1793 से भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता था। ये अपन ने पहले के एक्ट में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि भारत सचिव और उसकी परिषद का जो पूरा का पूरा खर्चा था, उनकी सैलरीज और अन्य खर्चे, वो सब कहां से दिया जाता था बेटा? भारतीय राजस्व से। अब यह खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। पहले ये पूरा खर्च कहां से दिया जाता था बेटा? भारत के राजस्व से, लेकिन अब यह खर्चा कहां से दिया जाने लगा? ब्रिटिश राजस्व से। ठीक है। तो
Since 1793, the expenses of the Secretary of India were paid from the revenue of India. Now, a provision was made to pay these expenses from the British revenue. ठीक है, तो यहां पर भी आर्थिक रूप से अंग्रेजों ने यह परिवर्तन किया कि भारत सचिव का जो भी वेतन है, जो भी सैलरीज है, वो सब जो भारतीय राजस्व से दी जा रही थी, अब कहां से दी जाने लगी? ब्रिटेन के राजस्व से। अब भारत परिषद क्या थी बेटा? ये वो कहना चाहिए कि सदस्यों का समूह था जो भारत सचिव को भारत पर शासन करने के लिए सहायता किया करता था। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 निश्चित कर दी गई। अर्थात कहीं ना कहीं अब भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा किसमें? भारत परिषद में। पिछले वाले कानून में भी हमने ये देखा था कि यहां पर भारतीयों को स्थान दिया जाने लगा था, अब ये स्थान और बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, किसी न किसी तरीके से भारतीयों की जो भागीदारी है प्रशासन में वो बढ़ाई जाने लगी है। ठीक है, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज फिक्स्ड एट मिनिमम ऑफ 8 एंड मैक्सिमम ऑफ 12। ठीक है, अब भारत सचिव की सहायता के लिए सर्वप्रथम एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है, भारत सचिव और उसकी परिषद भी थी, लेकिन इसी कानून के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए अब एक कमिश्नर की भी नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम अ हाई कमिश्नर वॉज अपॉइंटेड टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान यहां पर किया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई और महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि अब जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई जाने लगी और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। क्लियर है? For the first time, the direct election system was adopted by this act, and women were also given the right to vote. इसके पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, लेकिन 1919 के इस कानून से यह अधिकार महिलाओं के लिए दिया गया। Women were allowed to vote. सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली थी, जो 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमानों तक सीमित थी, अब उसका विस्तार किया गया और उसका विस्तार करके मुसलमानों के अतिरिक्त सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों पर भी यह सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी गई। मतलब इन कम्युनिटीज को भी अपने अपने पृथक मताधिकार क्षेत्र दे दिए गए। ठीक है, एक्सपेंडिंग द इलेक्शन सिस्टम ऑन कम्युनल बेसिस, it was also implemented on Sikhs, Christian, Anglo-Indians and Europeans। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं और ज्यादा विस्तारित हो गई। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत ध्यान से जो है इसको समझने का प्रयास करना। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। काय की स्थापना हुई बेटा? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित हुई। द्विसदनात्मक विधायिका का अर्थ होता है कि यहां पर विधायिका के 2 सदन होंगे, एक उच्च सदन होगा और एक निम्न सदन होगा। कहां पर हुई थी द्विसदनात्मक विधायिका बेटा? केंद्र में। ठीक है, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद अर्थात उच्च सदन ने एवं विधानसभा अर्थात निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। आ रही है बात समझ में? तो केंद्र में क्या होती थी बेटा? सिर्फ एक विधायिका होती थी जिसका नाम क्या हुआ करता था? केंद्रीय विधान परिषद। इस विधायिका का नाम क्या रहता था बेटा? केंद्रीय विधान परिषद। अब ये जो केंद्रीय विधान परिषद है वो 2 टुकड़ों में टूट गई। एक उच्च सदन हो गया और उस उच्च सदन का नाम क्या हुआ? राज्य परिषद। और एक निम्न सदन हो गया और निम्न सदन का नाम क्या हुआ? विधानसभा। तो राज्य परिषद और विधानसभा
यही चीज आजादी के बाद कन्वर्ट हो गई बेटा किसमें, राज्यसभा और लोकसभा में। लेकिन केंद्रीय विधान परिषद 1919 के इस कानून से टूटी थी दो पार्ट्स में। उच्च सदन था क्या, राज्य परिषद, और निम्न सदन था केंद्रीय विधान सभा। अब राज्य परिषद जो कि उच्च सदन था के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 60। टोटल सदस्य कितने थे बेटा, 60 सदस्य थे इसमें। इसमें से 34 सदस्य निर्वाचित होते थे, ठीक है। 60 सदस्यों में से 34 सदस्य निर्वाचित होते थे, बाकी बचे शेष तो वो मनोनीत किए जाते थे, अर्थात नामांकित किए जाते थे। और उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता था। याद रखना, जो राज्य परिषद है, जो उच्च सदन है, उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था बेटा, 5 वर्षों का। अब अपन बात करते जो निम्न सदन है, निम्न सदन कौन सा था, केंद्रीय विधानसभा। तो केंद्रीय विधानसभा में टोटल 145 सदस्य थे। तो नंबर ऑफ पीपल ज्यादा कहां पर थे, केंद्रीय विधानसभा में। राज्य परिषद में 60 थे, तो केंद्रीय विधानसभा में कितने थे, 145, जिसमें से 104 निर्वाचित होते थे। कितने होते थे बेटा निर्वाचित, 104 निर्वाचित होते थे, और शेष नामांकित होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। किसका, जो केंद्रीय विधानसभा थी उसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था, और राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का। दोनों की शक्तियां बिल्कुल ही समान थी, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को था। जैसा कि आज है, आज की भी भारतीय संविधान को यदि आप अच्छे से स्टडी करो तो आप समझोगे कि लगभग लगभग लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं, लेकिन बजट पर ज्यादा शक्तिशाली या बजट पर अनुमति देने का पूर्ण अधिकार किसके पास है, लोकसभा के पास, ठीक है। दिस एक्ट फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। वही द्विसदनात्मक विधायिका को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। एट द सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र में, दैट इज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल was replaced by a bicameral legislature consisting of राज्य परिषद which is the upper house and विधान सभा which is the lower house. The number of members of state council or the upper house was 60, out of which 34 were elected and the rest were nominated, and the tenure was of 5 years. The Central Legislative Assembly had 145 members, out of which 104 were elected and the rest were nominated. Their tenure was 3 years. 5 साल किसका था, राज्य परिषद का, और 3 साल किसका था, केंद्रीय विधान सभा का। Both had equal powers, but only the Legislative Assembly had the right to approve the budget. क्लियर है बेटा। नाउ 1919 के एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन या डायआर्की की स्थापना थी। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये क्या है, प्रांतों में क्या था, द्वैध शासन लागू हुआ या डायआर्की की स्थापना हुई। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। डायआर्की की शुरुआत ही कहां से होती है, द्वैध शासन का प्रारंभ ही कहां से होता है बेटा, द्वैध शासन का प्रारंभ ही होता है कि जो प्रशासन के विषय हैं उनमें से प्रशासन के विषयों को विभाजित कर दिया केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में। इसके पश्चात प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया। समझना बेटा, ये हम पढ़ रहे हैं क्या, द्वैध शासन। और द्वैध शासन कहां लागू हुआ था, द्वैध शासन लागू हुआ था बेटा प्रांतों में 1919 के अधिनियम के तहत, ठीक है। और द्वैध शासन की शुरुआत क्या होती है, प्रशासन के विषय 2 भागों में विभाजित हुए, एक केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। फिर प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया। एक हो गया क्या, सुरक्षित विषय या रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जैसे विषय होगा बेटा कौन से, राजस्व,
न्याय, वित्त, पुलिस आदि। जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स थे और रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट करते थे, जो प्रशासन में बहुत ही ज्यादा आवश्यक हुआ करते थे, वो रख दिए गए किसमें? सुरक्षित विषयों में। ठीक है, कौन कौन से आ जाएंगे बेटा? राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि। इसके बाद दूसरे प्रकार के विषय बने बेटा कौन से? हस्तांतरित विषय, जो कहना चाहिए लीस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये भारतीयों के लिए तो आवश्यक थे, लेकिन अंग्रेजों के लिए कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं करते थे, इसीलिए वो शामिल कर दिए गए किसमें बेटा? हस्तांतरित विषयों में। ठीक है, तो द्वैध शासन की शुरुआत ही कहां से होती है? दो प्रकार से। पहला, प्रशासन के विषय जो है दो भाग में विभाजित किए गए, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। फिर प्रांतीय विषयों को फिर से बांटा गया किसमें? सुरक्षित विषयों में और हस्तांतरित विषयों में। ठीक है, और ये द्वैध शासन कहां लागू हुआ था बेटा? प्रांतों में। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका लागू हुई थी और प्रांतों में क्या लागू हुआ था? द्वैध शासन। ठीक है, so the main feature of the act of 1919 was the establishment of diarchy in the provinces. For this, the central and provincial subjects were separated. What was the first provision of the diarchy? The central and provincial subjects were separated from each other. After this, the provincial subjects were again divided into two parts. So these two parts were reserved subject, under which comes the revenue, justice, finance, police, etc. These subjects were very important for Britishers. So they have categorized these subject as a reserved subject. And second was the transferred subject. And these transferred subjects were least important for the Britishers, like the local self-government, under which comes the panchayat system, education and health. अब क्यों विभाजित किया गया इन विषयों को सुरक्षित और हस्तांतरित विषयों में? क्योंकि सुरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था। गवर्नर जनरल अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था किसका प्रशासन बेटा? सुरक्षित विषयों का। इसीलिए सुरक्षित विषयों में आवश्यक विषय शामिल किए गए ताकि वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन ही रहे आए। और हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। तो ये चीज भी याद रखिएगा बेटा आप लोग कि जो सुरक्षित विषय थे उनका प्रशासन गवर्नर अपनी परिषद, मतलब जिसमें अंग्रेज लोग थे, उनसे करता था, और हस्तांतरित विषयों का जो प्रशासन था वो गवर्नर जनरल अपने भारतीय मंत्रियों की सलाह से किया करता था। अब ये जो मंत्री होते थे, ये मंत्री कहां से चुने जाते थे बेटा? तो ये मंत्री व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों में से लिए जाते थे और इनसे आशा की जाती थी कि वे उसी के प्रति उत्तरदायी भी होंगे। ठीक है, व्यवस्थापिका सभा मतलब राज्यों में जो व्यवस्थापिका सभा है वहां से इन सदस्यों की नियुक्ति होती थी। यद्यपि कानूनी तौर पर उनकी नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार गवर्नर का था। ठीक है, so the governor used to govern reserved subject with the advice of the members of executive council, and the governor used to govern the transfer subjects with the advice of Indian ministers. ठीक है, तो जो कहना चाहिए रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे वो गवर्नर जनरल अपनी ही परिषद के लोगों के साथ उस पर नियम बनाता था, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उस पर गवर्नर जनरल ही नियम बनाता था, लेकिन भारतीय मंत्रियों की सलाह पर। These ministers were taken from among the members of legislative assembly and they were expected to be answerable to it. Although legally the governor had the right to appoint or remove them. Okay. Now, इस व्यवस्था से गवर्नर की कार्यकारिणी भी दो भागों में बट गई।
जो गवर्नर जनरल था उसकी जो परिषद है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक हो गई कौन सी, गवर्नर और उसकी परिषद, जिसमें गवर्नर जनरल और अंग्रेज मंत्री थे, और दूसरी हो गई गवर्नर और भारतीय मंत्रियों की परिषद। चाहे बेटा विषय आरक्षित हो या हस्तांतरित हो, रूल्स रेगुलेशन गवर्नर जनरल ही बना रहा था। वो तो आरक्षित विषयों पर नियम बनाता था अंग्रेजी मंत्रियों के साथ, और कौन से हस्तांतरित विषयों पर नियम बनाता था भारतीय मंत्रियों के साथ, लेकिन नियम तो कौन बना रहा था, गवर्नर जनरल ही। इससे प्रांतीय प्रशासन दो भागों में बंट गया। पहला, शासन का वह भाग जिसके अधिकार में सुरक्षित विषय थे, अर्थात गवर्नर और उसकी परिषद, ठीक है। और दूसरा, गवर्नर और उसकी परिषद जो शासन का उत्तरदायित्वहीन भाग था, मतलब इनका कोई भी उत्तरदायित्व नहीं था, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का ही शासन था, इनसे प्रश्न ही नहीं पूछ सकते थे, इसलिए इनका किसी भी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता था, ठीक है। और दूसरा, शासन का वह भाग जिसके अधिकार में हस्तांतरित विषय आते थे, और हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन कौन कर रहा था, गवर्नर जनरल ही कर रहा था, लेकिन भारतीय मंत्रियों के साथ। हस्तांतरित विषय था अर्थात गवर्नर और भारतीय मंत्री जो शासन का उत्तरदायित्वपूर्ण भाग माना जाता था। उत्तरदायित्वपूर्ण भाग मतलब एक तरीके से यहां अंग्रेज सिखा रहे हैं भारतीयों के लिए कि देखो बेटा प्रशासन कैसे करना है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, ठीक है, ये चीज थी। दिस डिवाइडेड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनटू टू पार्ट्स। The first was the part of the government which had the reserved subject under the authority, that is the governor and his council, which was the non-responsible part of the government. And the second was the part of government which had the transferred subject under its authority, that is the governor and the Indian ministers, which could be considered the responsible part of the government. ये सरकार का कैसा था, उत्तरदायित्वपूर्ण भाग, क्योंकि प्रशासन किसको सिखाया जा रहा था, भारतीयों को, इसलिए पूरी जिम्मेदारी हस्तांतरित विषयों की किसकी कर दी, भारतीयों की। जबकि जो आरक्षित विषय थे जिस पर गवर्नर और उसकी परिषद शासन करती थी, उनको क्या माना गया, नॉन रिस्पॉन्सिबल पार्ट, उत्तरदायित्वहीन सेक्शन। पहले भाग का व्यवस्थापिका सभा के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं था। जो पहला भाग था गवर्नर और उसकी परिषद का, उसका किसी भी प्रकार का बेटा कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता था। परंतु दूसरे भाग से, मतलब जिसमें गवर्नर और भारतीय मंत्री थे, दूसरे भाग से आशा की जाती थी कि वह व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। शासन की इसी विभाजन के कारण इस व्यवस्था को द्वैध शासन या डायआर्की पुकारा जाता था। क्लियर है? तो बेटा द्वैध शासन में है क्या, द्वैध शासन में ये चीजें हैं कि प्रशासन के विषयों को सबसे पहले तो दो भागों में बांटा गया, एक तो केंद्रीय विषय और दूसरे प्रांतीय विषय। इसके बाद प्रांतीय विषय फिर से दो भागों में बांटे गए, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में बहुत इंपॉर्टेंट विषय आ जाते थे, जैसे रेवेन्यू आ गया, पुलिस आ गया, न्यायपालिका आ गया। इन पर नियम बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उनकी परिषद को था। इसे माना जाता था प्रशासन का गैर उत्तरदायित्वपूर्ण हिस्सा। दूसरा भाग था कौन सा, हस्तांतरित विषयों का। प्रांतीय विषय ही विभाजित थे, दूसरा भाग था प्रांतीय मतलब हस्तांतरित विषयों का, जिस पर गवर्नर भारतीय मंत्रियों के साथ नियम बनाता था और इसे उत्तरदायित्वपूर्ण भाग माना जाता था, और इनसे आशा की जाती थी कि ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, प्रांतों की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। द फर्स्ट पार्ट हैड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, but the second part was expected to be responsible towards the legislature. Due to this division of the government, the system was called diarchy या द्वैध शासन।
तो अब समझा सकते हो बेटा आप लोग कि द्वैध शासन क्या होता था। प्रशासन के विषय दो भागों में, केंद्रीय और प्रांतीय। प्रांतीय विषय फिर से दो भागों में, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय पर नियम गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, और ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। दूसरा हस्तांतरित विषय, नियम गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्री, और इनसे आशा की जाती थी कि अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे। 1 अप्रैल 1921 को द्वैध शासन बंगाल, मद्रास, बंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और असम में आरंभ हुआ। पूरे भारत में नहीं लगा था। प्रावधान था द्वैध शासन का किसमें? 1919 के कानून में, लेकिन लागू कब से हुआ था बेटा? 1 अप्रैल वर्ष 1921 से। कहां कहां पर? बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और असम में। 1923 में बर्मा विधान परिषद और 1932 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, आज का पाकिस्तान, में भी द्वैध शासन की स्थापना हुई। 1921 में इतने स्थानों पर बना, ठीक है। 1923 में यह द्वैध शासन लगा कहां? बर्मा में। और 1932 में द्वैध शासन लागू हुआ बेटा कहां? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पे, ठीक है। अब फ्रॉम 1st of April 1921 this dual governance was introduced in Bengal, Madras, Mumbai, Uttar Pradesh, Punjab, Bihar, Odisha, Madhya Pradesh and Assam. When the Burma Legislative Council was established in 1923 and Northwestern Frontier Province in 1932, it was also included with the dual governance. अब द्वैध शासन का निर्माण किसने किया? किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था द्वैध शासन के लिए? द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनल कॉर्टिस थे। कौन थे बेटा? लियोनल कॉर्टिस। इन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी? डायआर्की में द्वैध शासन का वर्णन सबसे पहली बार किया था, ठीक है। तो इट इज नोन दैट द फाउंडर ऑफ डुअल गवर्नेंस वाज लियोनल कॉर्टिस। ही डिस्क्राइब डुअल गवर्नेंस इन हिज बुक डायआर्की। कौन सी किताब में वर्णन किया था इसका? डायआर्की में। तो इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी किया था तथा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार भी दिया था। 1919 के इसी कानून से भारत में लोक सेवा आयोग बना, जो आगे जाकर यूपीएससी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया एंड गेव द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द पावर टू अपॉइंट द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जिसे आज हम सीएजी बोलते हैं, सीएजी अपॉइंट करने का अधिकार इसी 1919 के कानून से ही प्राप्त हुआ था। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। मतलब अब केंद्रीय बजट अलग बनेगा और राज्यों का बजट अलग बनेगा। पूरे भारत का इकलौता बजट बनाने का प्रावधान इसके तहत नहीं किया गया। For the first time, the union budget was separated from the state budget. Okay? प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया। मतलब जो लोग चुनाव में खड़े होंगे वो कितनी संपत्ति उनके पास है और कितना कर वे लोग भर रहे हैं, ठीक है, इसके आधार पर चुनाव आयोजित हुए। For the first time, a limited number of property and tax were made the basis for direct election. तो ये है बेटा 1919 का कानून, जिसके तहत पहली बार क्या हुआ है, भारत में केंद्र में द्वैध शासन केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका बनी है और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई है। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की जो प्रणाली जो अभी तक
सीमित थी कि 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों तक, वह अब मुस्लिमों की अपेक्षा और किस किस को मिल गई? सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपीय व्यक्तियों को। साथ ही साथ महिलाओं को भी इस अधिनियम में मतदान का अधिकार दिया गया। तो बेटा आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे 1935 का अधिनियम हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।